नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 7th का अध्याय 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है वायु। और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो पहला कथन सही हुआ है। हमारा जो पृथ्वी है चारों ओर से क्या है, वायु से घिरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में कह रहा है यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यानी वायुमंडल जो है हमें क्या प्रदान करता है, तो सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और साथ ही साथ जो सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है उससे हमको रक्षा करता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन में दिया है कि यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि हमारे पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर के जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जो है कि जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में जो है कि दर्शाना है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है कि गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। इसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इसके बाद आर्गन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ए। अब डिस्कशन में देखिए कि कौन कितना प्रतिशत गैस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%। इसके बाद जो है कि ऑक्सीजन है 21%। इसके बाद अन्य गैस में है आपको 0.04%, आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो 0.03%। यानी वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0.03%। और ऑक्सीजन का 21% और नाइट्रोजन का 78% और आर्गन का 0.93%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ये कथन सही है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैसों में नाइट्रोजन जो है कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना परसेंट, 78%। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन में कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो ये गलत दिया हुआ है। पौधे जो है कि अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है वायुमंडल से नहीं बल्कि जो है कि किससे करते हैं, मृदा से करते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। केवल 1 और 2 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो किससे लेते हैं, तो मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर के इसका स्वरूप बदल देते हैं,
जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरण ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस के अभाव में धरती इतनी गर्म हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। तीसरा कथन में दिया हुआ है कि जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इससे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है सही है, यानी आंसर सी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरण ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का वृद्धि का कारण होता है। तो वृद्धि का कारण क्यों है, वृद्धि का कारण क्या है? तो पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, तो ये सही है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, ये भी सही है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब डिस्कशन में दिया हुआ है तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हाँ, विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा कथन में दिया है कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, तो ये कथन सही है कि हरे पेड़ पौधे जो है यानी हरे पादप यानी पेड़ पौधे जो है कि वायुमंडल में से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जो है कि क्या करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन में दिया हुआ है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, तो ये भी सही है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। केवल 2, 3, 4 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, यानी जो है कि ऑक्सीजन का जो प्रतिशत समान बना रहता है, यदि हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा घट सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, तो ये सही है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है, तो ये भी सही है कि मनुष्य तथा पशु जो है
बाहर जो छोड़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या होता है, यह संतुलन बना रहता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन में दिया हुआ है कि कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन समान हो जाता है। तो ये गलत दिया हुआ है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 4 सही है, यानी आंसर ए। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी पेड़ पौधे जो है कि अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी सांस लेने के लिए, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के क्या होता है, बराबर होता है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर किसको प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करेगा, मौसम को, जलवायु को। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों को, यानी मौसम को भी और जलवायु को भी। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। तो पहला कथन सही है। जब वायु क्या होता है कि गर्म हो जाता है तो वो फैल जाता है और हल्का होकर फिर क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। दूसरा कथन में दिया है कि ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। यानी जो ठंडा वायु है वो क्या होता है, सघन, सघन मतलब घनियाल रहता है, ठीक है, और भारी होता है, जिससे क्या होता है कि वो ऊपर नहीं उठ पाता है, बल्कि वो नीचे रहता है। तो ये भी सही है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और ऊपर होकर के क्या होती है, उठती है, और ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलते रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि हमारी वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रमशः है। तो कैसा है, तो सबसे पहले जो है कि क्या होगा, सबसे पहले जो है कि क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होगा, इसके बाद मध्यमंडल, इसके बाद वायुमंडल या आयन मंडल, यानी आयन मंडल को ही बाह्य वायुमंडल भी बोलते हैं, और इसके बाद बहिर्मंडल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि वायुमंडल की संरचना कैसा है। तो हमारा वायुमंडल जो है कि 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। यह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि क्षोभ मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि सही है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, जिसकी औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर नहीं, बल्कि जो है कितना है, 13 किलोमीटर है। तो ये कथन जो है कि गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन में दिया है कि हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी हम क्षोभ मंडल में जो है कि मौजूद जो वायु होता है उसको सांस के रूप में लेते हैं। तो ये कथन सही है। तीसरा कथन में दिया है कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे कि वर्षा, कोहरा एवं
ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो ये भी कथन सही है कि क्षोभ मंडल के अंतर जितना मौसमी घटना है जैसे कि बरसात, तूफान, कोहरा, ओलावर्षण, ये सब सभी जो है कि क्षोभ मंडल की घटना है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3 सही है। अब डिस्कशन में दिया है क्षोभ मंडल के बारे में कि क्षोभ मंडल यह परत जो है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी क्षोभ मंडल में जो मौजूद वायु है उसको हम सांस के रूप में लेते हैं। और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया हुआ है क्षोभ मंडल का ऊपर का भाग जो है समताप मंडल कहलाता है। तो ये सही है कि क्षोभ मंडल के बाद जो है कि समताप मंडल है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, यानी समताप मंडल 50 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो ये भी सही है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है, यानी इसमें बादल से संबंधित या मौसम से संबंधित कोई घटना नहीं होता है। तो ये भी सही है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2, 3, 4 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। यानी हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होता है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। कहेगा ओजोन गैस की परत किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में। और क्या होता है कि यह परत जो है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो कहेगा क्वेश्चन कि कौन से मंडल जो है हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करते हैं, तो समताप मंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, तो समताप मंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में है कि यह वायुमंडल की चौथी परत है। तो यह गलत है, चौथी परत नहीं बल्कि तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है जो लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तो ये सही है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर क्या होता है, जल जाते हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि मध्य मंडल के बारे में कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि बाह्य वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन में दिया है कि इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से घटता है। तो ये गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन में दिया है कि आयन मंडल इस परत का भाग है जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। तो सही है कि वायुमंडल में जो है कि आयन मंडल बाह्य वायुमंडल का ही भाग है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है जिसमें पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन सही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है कि गलत है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि बाह्य वायुमंडल के बारे में कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत
द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कहेगा कि रेडियो संचार के लिए किस मंडल का उपयोग करते हैं, तो बाह्य वायुमंडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मंडल के बारे में। इसमें कह रहा है कि बहिर्मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, तो सही है। यह वायु की पतली परत होती है, तो ये भी सही है। यहाँ से ही हल्की गैस जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है। ठीक है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है बहिर्मंडल के बारे में कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैस जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत कथन को ढूंढना है। ठीक है। तो कह रहा है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाता है, तो सही बात है कि वायुमंडल में जो प्रतिदिन प्रति घंटे या दिन प्रतिदिन जो भी मौसम में बदलाव आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि आर्द्र एवं गर्म मौसम में हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं, तो ये गलत है। करा अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, तो चिड़चिड़ा नहीं बल्कि आनंदित कर देता है, तो ये गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 सही नहीं है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो कह रहा है कि मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, तो मौसम जो है कि नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, तो ये सही है। कह रहा है दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, तो ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो दोनों कथन सही है, तो इसमें हम कर देते हैं। कह रहा है न तो एक न ही 2 कथन जो है सही है, नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है। आंसर इसका गलत दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही है। इसमें कह रहा था कौन सा सही नहीं है, यानी ए और बी दोनों सही है, तो इसमें से कोई ऑप्शन जो है कि सही नहीं है। ए और बी सही है, ए और बी जो है क्या है, सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है, तो ये सही है। दूसरा कथन में है कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है कि वायुमंडल का तापमान बदलता है, तो कब बदलता है, तो केवल दिन के अनुसार, केवल रात के अनुसार, केवल ऋतुओं के अनुसार, तो इनमें से सभी के अनुसार। तो यानी दिन के अनुसार भी बदलता है वायुमंडल का तापमान, रात के अनुसार भी बदलता है, ऋतु के अनुसार भी बदलता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के अनुसार। डिस्कशन में दिया है कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो सत्य कथन को ढूंढना है। कह रहा है सूर्य से आने वाली ऊर्जा
जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन यानी सूर्य तप कहलाती है। तो सही है। दूसरा कथन में कह रहा है कि आतपन यानी सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तो ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है कि सत्य है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है। आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है, घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का जो है कि कितना भाग, तो यानी 2 करोड़ यानी भाग का मतलब केवल एक ही भाग प्राप्त करती है। तो ये सही है। तो 20 करोड़ भाग का केवल एक ही भाग होता है। सही है। और दूसरा कथन में दिया है कि तापमापी तापमान मापता है जबकि वायुमंडलीय दाब मापी वायु दाब मापता है। तो ये भी सही है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है जबकि वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। ये भी सही है। तो कह रहा था कौन सा कथन असत है, तो इनमें से कोई असत नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो सही है। इसका आविष्कार जो है कि एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ये भी सही है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सी पर जमता है एवं 100 डिग्री सी पर उबलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं जबकि रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो ये सही है। दूसरा कथन में दिया है कि नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान गांव की अपेक्षा अधिक हो जाता है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन में दिया है कि वायु हमारे शरीर पर निम्न दाब के साथ बल लगाती है। तो ये गलत है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो सही है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है कि सही नहीं है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर जो है कि विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब में तेजी से गिरावट होने लगता है। तो सही है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, यानी आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये सही है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है जिससे उच्च दाब क्षेत्र बनता है। तो ये गलत है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है, यानी आंसर सी। डिस्कशन में दिया है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी एवं भारी होती है। तो सही है। ठंडी एवं भारी वायु उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। ये भी सही है। उच्च वायु दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। ये भी सही है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, यानी कम टेम्परेचर वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ का जो वायु होता है वो ठंडा होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु जो है कि निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण क्या होता है कि उच्च मतलब हाई प्रेशर के कारण दाब जो है के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी वायु का गमन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है कि चांद पर अनुपस्थित होता है। तो चांद पर क्या अनुपस्थित होता है, वायु और वायु दाब। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है कि यदि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो उनके शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रक्त शिराएं क्या होगा, फट जाएगा। क्या होगा, रक्त शिराएं फट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि पवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि इसका नाम इसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। तो सही है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। केवल 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को पश्चिम या पछुआ पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या बोलते हैं, पवन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है। तो कह रहा है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को हम अस्थायी पवन कहते हैं। तो सही है पहला कथन। दूसरा में दिया हुआ है मिलान करने वाले में, तो ये सही है मिलान। दूसरा में है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन को हम क्या बोलते हैं, मौसमी पवन करते हैं। यानी ऋतु के अनुसार जो है कि दिशा बदलने वाले जो पवन होता है उसको मौसमी पवन बोलते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा में दिया हुआ है कि किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय पवन बोलते हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें कह रहा है मिलान करना है। ठीक है। तो कर अस्थाई पवन, अस्थाई पवन का उदाहरण मतलब कि क्या है, तो अस्थाई पवन किसको बोलेंगे, तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन को अस्थाई पवन बोलेंगे। ठीक है। मौसमी पवन किसको बोलेंगे, तो भारत में मानसूनी पवन है।
स्थानीय पवन किसको बोलेंगे? तो स्थल एवं समुद्री समीर को। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अस्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। मौसमी पवनें में ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें कह रहा है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसको हम लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर उच्च दाब होता है। तो ये सही है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोल ड्रम कहा जाता है। तो ये भी सही है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मध्य में चलती है। तो ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य चलती है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सही है, यानी आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें कह रहा है कि उड़ीसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि यह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित एक राज्य है जिसे अरब सागर से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। तो सही है कि उड़ीसा जो है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित एक राज्य है। दूसरा कथन में है कि 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। तो ये भी सही है। तीसरा कथन में है कि यह 29 अक्टूबर 1999 को महाचक्रवात आया था जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। ठीक है, 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुक्ता पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को भी नष्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहला कथन में मतलब कि दिया हुआ था कि यह भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित एक राज्य है जिसे अरब सागर से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। तो यहाँ अरब सागर नहीं बल्कि जो है कि क्या हो जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें कह रहा है कि 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण जो चक्रवात उत्पन्न हुआ और वह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा के साथ इस महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया, जिसके फलस्वरूप जो है कि क्या हुआ, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो ये सही है। इस महाचक्रवात से भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें कह रहा है कि 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात से ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण किसे प्रभावित किया। तो कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। तो सही है। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन में है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है, तो सही है। दूसरा कथन में दिया है कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, तो ये भी सही है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, ये भी सही है। चौथा में दिया है कि जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटती है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 जो है कि गलत है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि जब पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है कि बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसमें कह रहा है कि आर्द्र दिन में निम्न में से क्या क्या होता है। तो क्या क्या होगा, कपड़े सूखने में जो है कि काफ़ी समय लगता है, सही है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, ये भी सही है। हम असहज महसूस करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो सही है। दूसरा कथन में कि जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंदें बनाती है और इन्हें जल बूंदों का समूह को हम क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कथन में जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के कारण नीचे आ जाती है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंदें बनाते हैं, यानी कह रहा है कि जब जलवाष्प जो है कि ऊपर उठता है तो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के वो जो है कि संघनित होकर के मतलब ठंडा होकर के जल की बूंद बना लेता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब जल की बूंदें जो है कि बहुत भारी हो जाता है कि वायु में उतरने रहने योग्य नहीं रहता है तब ये वर्षा के द्वारा जो है कि नीचे आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसन वर्षा कहलाता है, तो सही है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, ये भी सही है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, सही है। और चौथा कथन में कि क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 6 प्रकार होते हैं, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 4 जो है कि गलत है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण वर्षा कहलाती है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इसमें कह रहा है कि क्रियाविधि आधार पर वर्षा के प्रकार हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में है कि पौधों तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो सही है। वर्षा से धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इसमें कह रहा है कि वर्षण के दूसरे रूप है। तो वर्षण के दूसरे रूप क्या है, हिम है, सहिम वृष्टि है, ओला है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। यानी वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।